ऐड हॉट्स कॉर्नर का. सो लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट. देखो, ओलंपियाड लेवल वाले क्वेश्चन देख के आपको डिस्करेज फील नहीं होना है. वहाँ पे हालांकि स्टेप्स बहुत लेंदी है और बहुत लेंदी आंसर्स आ रहे हैं, और जो कंसेप्ट यूज होते हैं जनरली वेरी इजीली कैच नहीं हो पाते. मतलब हमें समझ में ही नहीं आता कि इसके बाद क्या स्टेप रहेगा, इसके बाद क्या स्टेप रहेगा, कैसे आंसर लाना है. इसीलिए तो वो हॉट्स कॉर्नर के हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल. वहाँ सोचना पड़ता है, और ये आपको आदत डालने के लिए कि आप सोचने लगे. नहीं तो क्या होता है, जब डायरेक्टली आप 11 12 स्टैंडर्ड में, जब 10 स्टैंडर्ड तक तो आपको पता है कि रट्टा मार मार के आप अबव 90% लाएंगे. ठीक है, ये हर स्कूल में होता है. लेकिन 11 12 में वो थिंकिंग स्किल जिसका अच्छा है वही लोग स्कोर करते हैं. मतलब मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है कि क्लास के खाली 10% स्टूडेंट्स ही अच्छा स्कोर करते हैं 11th और 12th में, क्योंकि उनका थिंकिंग स्किल थोड़ा सा डेवलप्ड रहता है. सो आवर गोल ऑफ फाउंडेशन इज टू डेव्हलप युअर थिंकिंग स्किल. विचार करण्याचं कौशल्य वाढवायचं. राइट नाउ वी आर युटिलाइजिंग that thinking skill for solving the questions of maths and science. Okay. Later on when you take up the jobs, जब आप जॉब्स करेंगे, अलग अलग जॉब्स, तो जो रियल लाइफ सिचुएशन के प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए आपका सोच विचार यूटिलाइज करेंगे आप. अभी फिलहाल वो सोच विचार जो भी है, थिंकिंग पावर, हम मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं. जब एक्चुअली आप जॉब करेंगे, जैसे लेट्स से समवन इज इंजीनियर, समवन इज डॉक्टर, समवन इज लॉयर, समवन इज, तो एज पर योर ड्यूटी you will have to think about the situation and do the right. तो ये थोड़ा सोचना है, सोचने का आदत आपको डालना है. बहुत सारे स्टूडेंट लेजी फील करते हैं सोचने के लिए. वो लेजी फीलिंग फाउंडेशन से हम हटाने का ट्राई करते हैं. ओके. तो जिनको भी फाउंडेशन करना है, जिनको सोचने का आदत है अच्छा, ओके, दे विल लाइक फाउंडेशन. स्पेशली मैथ्स और साइंस में हम जब 9 स्टैंडर्ड के आगे, 8 स्टैंडर्ड के आगे, हमारा ज़्यादा पढ़ाई में मन लगता है अगर आपका थिंकिंग पावर अच्छा है तो. ये दिस पर्टिकुलर एज फ्रॉम 14 टू 21, ये जो एज है, इस एज में हर एक स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा आईक्यू डेवलप होता है. मतलब ऐसे बताया गया है कि 1 से 7 साल तक बच्चे का फिजिकल क्वेश्चन डेवलप होता है, मतलब उसका शरीर तंदुरुस्त बनने लगता है. 7 से 14 के बीच में उसका इमोशनल क्वेश्चन डेवलप होता है, मतलब वो उसको जो भी पेरेंट्स संस्कार देते हैं, वो 7 to 14 में जो हुआ सो हुआ. इस 7 साल में उस बच्चे के ऊपर जो उसको अच्छा पढ़ाया गया वो अच्छा कैच कर लेगा, बुरा अगर उसने सुन लिया, देख लिया, तो वो बुरा बनेगा, क्योंकि दीज आर इमोशन फॉर्मिंग ईयर्स. एंड आवर एज 14 to 21 इज IQ ईयर्स. मतलब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन रहता है. इंटेलेक्चुअली हमें सोचने का आदत रहता है. कभी भी अभी मैथ्स और साइंस में आपको जब भी हम पढ़ाएंगे, तो आपको सोचने में ये क्वेश्चन हमेशा रहना चाहिए कि हर हमेशा सवाल पूछो, व्हाई, ऐसा क्यों, सर ऐसा है तो ऐसा क्यों. यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरी सिंगल टीचर. ओके. चलो, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन किसी ने कल डाउट पूछा था. इसके अलावा किसी को और डाउट है तो चैट में लिखो. मैं पहले फोर्थ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली. तो हॉट्स कॉर्नर का फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 9 स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव. अगर 9 स्टैंडर्ड का हम सिलेबस देखेंगे तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफिकल्ट है, लेकिन ओलंपियाड में ऐसे ही आते हैं, तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है यहाँ पे. यहाँ पे हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे. एक है a+b ब्रैकेट स्क्वायर. मैं उल्टा फॉर्मूला लिख रहा हूँ. a² + b² + 2ab, इसका आंसर आता है a+b ब्रैकेट स्क्वायर. और अगर मेरे पास ऐसा दिया हुआ है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca,
जिसका फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अभी ये वाले आइडेंटिटीज मैंने आपको क्लियरली बोला है कि ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक आपको भेजा है। ये सारे आइडेंटिटी प्रूफ के साथ डिस्कस किए हमने, तो वो याद रखने हैं 10 के 10 आइडेंटिटीज। उसमें से ये दो आइडेंटिटीज है, ये दोनों का हम यूज करेंगे यहाँ पे। अभी ऑब्जर्वेशन करो, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर कब ला सकते हैं हम? अगर हमारे पास ये जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम। ओके, सो नाउ यहाँ पे जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें पहला जो स्क्वायर रूट है, फर्स्ट स्क्वायर रूट, यहाँ पे तीन जगह 2 2 2 दिखाई दे रहा है आपको, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टाइप का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो माइनस अगर है यहाँ बीच में, तो यहाँ 2ab का साइन माइनस आएगा। सो लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस नाउ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये है, दिस इज 6 प्लस 2√3 प्लस 2√2 प्लस 2√6। इसको लिखते वक्त देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। इस 6 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। ये हुआ हमारा पूरा 6। ठीक है ना, 1 स्क्वायर 1, √2 स्क्वायर 2, 1 प्लस 2 3, और √3 स्क्वायर 3, 3 प्लस 3 6। 6 को मैंने ऐसे लिखा। और ये जो 2√3 है उसको लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू 1, प्लस 2√2 को लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू 1, और 2√6 को लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √3। तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्मेट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और इसका आंसर आएगा 1 प्लस √2 प्लस √3। ये ऑब्जर्वेशन आपको तभी पता चलेगा जब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता है। ये 2 2 2 तीन जगह आया है, तो ये देख के आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। ओके, और यहाँ पे एक जगह 2 आया है, दूसरा माइनस वाला जो पार्ट है उसमें -1 अपॉन, अभी माइनस वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, 1/√5 माइनस 2√6। यहाँ एक जगह 2 आया है, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, माइनस 1/√5 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। अभी √2√6 जो है ये 2ab का काम करेगा, 2ab। तो 5 जो है ये √2 और √3 का स्क्वायर आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, एंड दिस √6 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √3। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला यूज हो रहा है। सो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -1/√2 माइनस √3 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, √2 माइनस √3 आएगा। अभी इस पर्टिकुलर टर्म को मैं साइड में रैशनलाइज करके बताता हूँ। √2 माइनस √3 को आप √2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो क्या होगा अभी यहाँ पे √2 प्लस √3 आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 माइनस 3 -1 आएगा। सो माइनस ऑफ √2 प्लस √3 आएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस √2 प्लस √3, ये पहले से माइनस साइन है, और इस ब्रैकेट का आंसर आया नेगेटिव √2 प्लस √3। ओके, अगर ऐसा हमने सॉल्व किया तो। लेकिन अगर इन केस हमने इसी को a स्क्वायर √3 को मान लिया,
तो यहाँ पे उल्टा भी हम लिख सकते थे एक्चुअली, 1/√3 माइनस √2 ये भी लिख सकते थे, और फिर √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसा अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में √3 प्लस √2 बचेगा, और डिनोमिनेटर में √3 स्क्वायर 3 माइनस 2 नीचे 1 बचेगा। तो ऊपर एक एक दिस वे अगर सॉल्व किया तो नेगेटिव √2 प्लस √3 आ रहा है, और दूसरी तरीके से अगर सॉल्व किया तो ये 1 प्लस √2 प्लस √3 मैंने लिख लिया, माइनस √3 प्लस √2 ये आ रहा है। ठीक है, तो ये इसको अगर हमने कैंसलेशन कर दिया तो √2 माइनस √3 माइनस √3 कैंसल होके आंसर 1 आ रहा है। और इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो वो 1 प्लस 2 टाइम्स √2 माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि निगेटिव √2 प्लस √3 है ना, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो √2 प्लस √2 2 √2, √3 प्लस √3 3 2 √3 ये आंसर आएगा। तो या तो फिर 1 आंसर आ सकता है, या तो फिर ये वाला आंसर आ सकता है। हमें क्या दिया है ऑप्शन में चेक करो। तो वी आर गिवन 1, ये वाला अगर दिया रहता तो ये भी करेक्ट है। हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि √2 माइनस √3 यहाँ इसको लेने, ब्रैकेट स्क्वायर को लेने के अलावा आप यहाँ पे √3 माइनस √2 ब्रैकेट स्क्वायर भी ले सकते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB है। तो आप ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ले लो, या बी माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर ले लो, फॉर्मूला तो वही आता है। सो देयरफॉर दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे तो एक तरीके से आंसर 1 आ रहा है, एक तरीके से आंसर 1 प्लस 2 √2 प्लस 2 √3 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में 1 दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ओके, इज दिस क्लियर? ये डिस्कशन सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। अरे एक ही जन यस सर बोला, बाकी के लोग? यस। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट है? क्विकली आस्क, इफ यू डोंट हैव डाउट्स वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स। जल्दी जल्दी, ओलंपियाड लेवल वाले में किसी को कोई डाउट है क्या? इतने अगर हाई लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं तो ओलंपियाड भी क्लियर कर सकते हैं। बस ऑब्जर्वेशन का खेल है ओलंपियाड एग्जाम मतलब। ओके, कोई डाउट नहीं? So then shall we start with the next chapter, polynomials? कोई डाउट नहीं, मतलब आप लोगों को सब कुछ समझ में आया, या तो जो भी पढ़ा है अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया? ये दो मीनिंग होते हैं, पता नहीं आपका क्या है। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं पूछ रहा है तो मैं एक ये वाला क्वेश्चन लेना चाहता हूँ 16, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व नहीं किए हैं। एक एक किया है हमने तो वो भी बता दूंगा। 2 raised to x is equal to 4 raised to y is equal to 8 raised to z, एंड यहाँ पे दिया हुआ है 1/2x plus 1/4y plus 1/6z is equal to 24/7. Then the value of z is, हमें पूछा गया z का वैल्यू। इसी क्वेश्चन को चेंज करके मैं ऐसा भी पूछ सकता हूँ कि देन द वैल्यू ऑफ x इज, या फिर ऐसे मैं पूछ सकता हूँ देन द वैल्यू ऑफ y इज। तीनों में से किसी भी एक का आपको वैल्यू पूछा जा सकता है, और दी गिवन में आपको दो चीजें दी है, एक ये पावर वाला और एक एडिशन वाला, ये दो चीजें आपको दिए हुए हैं। ओके,
and using that we have to find out these three variables x y z. उसमें अभी फिलहाल z पूछा है, आपको x और y भी पूछा जा सकता है. So now how to solve? See, 2 raised to x is equal to 4 raised to y is equal to 8 raised to z. Let us say this is equal to k. All right. Now यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 raised to x is equal to k. ओके. और यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 is equal to k raised to 1 upon x. ऐसे क्यों लिखा? बिकॉज अगर मेरे पास एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे साइड में, अगर मेरे पास 2 क्यूब इज इक्वल टू k है तो 2 इज इक्वल टू k रेस टू 1/3 रहेगा. समझ में आ रहा है? व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव टेकन क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब रूट लिया. तो वैसे यहाँ पे एक्चुअली स्पीकिंग हमने क्या लिया है, यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहेगा. वी हैव टेकन x the root on both side. टेक x the root on both side. जैसे यहाँ पे क्यूब रूट लिया तो 2 क्यूब का क्यूब रूट 2 और k का क्यूब रूट 1/3 पावर आएगा k को. वैसे ही x the रूट लेते वक्त यहाँ 2 आएगा और यहाँ k का पावर 1/x आएगा. ठीक है, तो k रेस टू 1/x इज इक्वल टू 2 मिला. वैसे ही 4 रेस टू y इक्वल टू k है तो हम बोल सकते हैं 4 इज इक्वल टू k रेस टू 1/y. देन नेक्स्ट 8 रेस टू z इज इक्वल टू k है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 8 इज इक्वल टू k रेस टू 1/z. ठीक है. ये ऐसे हमने लिख लिया. ये k का यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं तो इस मेथड को हम k मेथड भी बोलते हैं. ऑल राइट. अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 1/x 1/y 1/z है. ठीक है. सो नाउ लेट अस ट्राई टू यूटिलाइज दिस कंसेप्ट. अभी यहाँ पे क्या हम x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ k? x y z का वैल्यू हम निकाल पाएंगे कि नहीं? तो वहां पे एक्चुअली लॉगरिदम का यूज होता है, लेकिन लॉगरिदम मैंने अब तक आपको पढ़ाया नहीं. ठीक है, बिकॉज आई हैव नॉट टॉट ऑल ऑफ यू लॉगरिदम. सो देयरफॉर वी विल यूज ओनली द एक्सपोनेंट का कंसेप्ट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स का ही कंसेप्ट हम यूज करेंगे. ओके. अभी आपको एक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ कि यहाँ बेस जो है 2 था, यहाँ पे एक्चुअली स्पीकिंग 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं. इस 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं. मतलब ये 2 के पावर में ही है कैलकुलेशन जो भी आपको दिखाई दे रहा है. सो वी कुड हैव डन लाइक दिस आल्सो एंड दैट इज मच मोर सिंपलर. अगर बेस सबका सेम बना दिया तो और आसान जाएगा. सो व्हाट आई विल डू इज, ये जो 2 है 4:y वाले, उनको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूंगा. प्लीज ट्राई टू पे प्रॉपर अटेंशन. इसको हम लिखेंगे 4:y इज इक्वल टू k. पहले 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर रेस टू y इज इक्वल टू k. फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 रेस टू 2y इज इक्वल टू k. एंड फ्रॉम दिस वी कैन राइट 2 इज इक्वल टू k रेस टू 1/2y. जो भी पावर है 1/2y रूट ले रहे हैं हम दोनों साइड. वैसे यहाँ पे हम ऐसा ही कर सकते हैं. 8 को हमने लिखा 2 क्यूब, फिर उसका पावर है z इज इक्वल टू k. तो ये आ जाएगा 2⁻³ इज इक्वल टू k. तो फिर आएगा 2 इज इक्वल टू k रेस टू 1/3z. ठीक है, दोनों साइड 3z तो रूट हमने ले लिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बोल सकते हैं क्लियरली कि k रेस टू 1/x इज इक्वल टू k रेस टू 1/2y इज इक्वल टू k रेस टू 1/3z इज इक्वल टू 2. ये मिल गया.
ठीक है। अभी आप ही सोचो, हमने अगर इन दोनों को इक्वल लिया तो दोनों का बेस सेम है, तो उन दोनों का पावर भी इक्वल आएगा, तो 1/x इक्वल टू 1/2y विच इज इक्वल टू 1/3z। इन दोनों को इक्वल लिया तो ये पावर तीनों इक्वल आ जाएंगे। ओके, सो अभी तीनों का रेसिप्रोकल ले लो तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना मिल गया, आपका सॉल्यूशन 90% खत्म हो गया। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑल राइट, सो नाउ वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी मैंने क्या बोला था आपको, अगर आपको जेड पूछा, अभी यहाँ फिर फिलहाल जेड पूछा है, तो जेड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को जेड के फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 3z, वाई इज इक्वल टू ये 2y इज इक्वल टू 3z है ना, फिर यहाँ y इज इक्वल टू 3/2 इंटू जेड, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो ये दोनों x और y के वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ z हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इज इक्वल टू 24/7। x के जगह 3z डालो, मैं अभी ओरली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो वो 1/2 3 6z आएगा, प्लस 1/4y, y का वैल्यू है 3/2z, 3/2z, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 1 जा 2 2 जा 4 3 2 जा 1/6z आएगा फिर से, और ये 1/6z पहले से ही है। ओके, ये x और y के दोनों वैल्यूज डाल दिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, इज इक्वल टू 24/7। तो इसको अगर आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/6z इज इक्वल टू 24/7, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 24 दैट इज 48 टाइम्स जेड, तो जेड आया हमें 7, जेड मिला हमें 7/48, दैट इज द आंसर। कहाँ पे है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, और अगर मुझे x का वैल्यू पूछा गया है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस y और z को x के फॉर्मेट में यहाँ इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते वक्त, x निकालते वक्त, 2y इक्वल टू x है तो y इज इक्वल टू x/2 आएगा, और 3z इक्वल टू x है तो z इक्वल टू x/3 आएगा। तो y और z को x के फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट कर दो, ताकि यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना। वैसे ही अगर y निकालना है तो y के फॉर्मेट में z और x को सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट y। इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है क्या ये? यस सर। किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट? ये जनरली मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ऐसे वाले क्वेश्चन में 11th स्टैंडर्ड में लेता हूँ, जब हम मैथ स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द 11th मैथ्स। आपको 9th में हो रहे हैं। ओके, और कोई डाउट है क्या किसी को? बाकी अभी आसान क्वेश्चंस है, दे आर नॉट सो डिफिकल्ट। ये 3 4 ही थोड़े डिफिकल्ट है, बाकी के आप इजीली अपने जो भी स्टैंडर्ड मेथड से उस मेथड से सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, और आपको ये वाला पता रहना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन। एक शॉर्टकट बता देता हूँ, देखो हमें पूछा गया कि इस सब्ट्रैक्शन का वैल्यू क्या है, 14th क्वेश्चन, तो ये शॉर्टकट याद रखो, 2.6 बार माइनस 1.9 बार। अभी आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर 0.
3 बार है, 0.49 बार है, 0.567 बार। तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है 3/9, 49/99, 567/999। पहले तो 0 पॉइंट रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 पॉइंट और एक डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो न्यूमरेटर में ये 3 लिख डालने का और डिनोमिनेटर में एक बार 9 लिखो, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो पहले तो न्यूमरेटर में ये 49 लिख लो और नीचे 99 आएगा, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के राइट में इमीडिएटली, तो यहाँ 999 आएगा। तो ये शॉर्टकट याद रखो। अभी 2.6 बार जो है उसको हम लिखेंगे ऐसा, 2 + 0.6 बार माइनस 1.09 बार को लिखेंगे 1 + 0.9 बार। तो ये आएगा 2 + 0.6 बार का शॉर्टकट 6/9 माइनस 1 + 0.9 बार का शॉर्टकट 9/9। 9 by So 2 + 6/9 that is 2 + 2/3 2. minus 1 + 1 that is 2. 1 plus 1. So 2 + 2/3 minus 2, 2 minus 2 cancel. ये 1 + 1 2 लिया हमने, तो आंसर इज 2/3। और 2/3 को फिर से अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो ये 0.6 बार आएगा। ये आप डिवीजन करके चेक करो, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, वो 0.666 आता है। सो दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये शॉर्टकट याद रखो। डायरेक्टली 0 पॉइंट वाले अगर नंबर्स है तो उसको हम फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला एक हो गया। वैसे 8th क्वेश्चन हमें पूछा गया कि एक्सप्रेस दिस एज अ सिंगल डेसिमल। तो अभी इसको अगर सिंगल डेसिमल में एक्सप्रेस करना है तो अभी इन दोनों का एडिशन लेना पड़ेगा हमें। तो व्हेन वी आर एडिंग तो पहले उन दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, दैट इज द पॉइंट। ओके, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इजीली आंसर आएगा। यहाँ पे 8th वाला क्वेश्चन जो है 0.23 बार और 0.23 बार, ये दो नंबर है, इन दोनों का एडिशन दिया हुआ है। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 23/99 प्लस 0.23 बार है। इसको हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते कि 23/1/9 नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉन रिपीटिंग डिजिट 2 आया है बीच में। सो देन इन दिस केस यू शुड नो दैट इसको पहले हमें, ये जो ओरिजिनल नंबर है इसको हमें पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2.3 बार आएगा। फिर इसको लिख सकते हैं 2 + 0.3 बार। फिर वो आएगा 2 + 3/9, 3/9 मतलब 1/3। तो ये आ जाएगा 2 + 1/3 दैट इज 7/3। 3 2 6 + 1 7/3। ये क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया है। अभी इसको ओरिजिनल नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 7/3 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने ओरिजिनल नंबर को 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है। अभी ओरिजिनल नंबर लाने के लिए वापस 10 से डिवाइड करो इसको, तो ये आ जाएगा 7/30। तो ये कितना है, 7/30। एंड नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस और फिर उसको बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अगला आप सॉल्व कर लेना। इफ देर आर एनी डाउट्स यू मे इवन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। With this, we conclude this chapter, number system. Okay. अभी chapter number 2, polynomials. We will discuss it. आज बस introduction दे देता हूँ। Poly इस word का meaning है many and nomial इस word का meaning है terms. Polynomials इसका meaning है many terms. Okay. तो many terms, तो जिस भी एक्सप्रेशन में मेनी टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। ऑल राइट। अभी जनरली
मैथमेटिक्स में जब हम टर्म बोलते हैं तो ये जो एक टर्म रहता है मैथ्स में वो तीन चीजों से बना रहता है। मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। डायरेक्टली लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। टर्म इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, से 2x⁻⁷। तो इस टर्म में टोटल तीन चीजें हैं। ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ओके। 7 is a power of variable and x is the variable. Okay. इस न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को जनरली हम कोएफिशिएंट भी बोला तो भी चलेगा। ओके, दैट्स ऑल राइट, इवन इफ वी टेल इट एज कोएफिशिएंट। तो ये तीन चीजें रहती है हर एक टर्म में, कोएफिशिएंट, वेरिएबल और वेरिएबल का पावर। एवरी टर्म इज मेड अप ऑफ these थ्री थिंग्स। ओके। अभी इस टर्म में ये जो कोएफिशिएंट, वेरिएबल और पावर ऑफ वेरिएबल है, इसमें ये तीनों के तीनों चीजें, इसको यहाँ पे इन तीनों के तीनों चीजें जो है ये सारे आप रियल नंबर्स ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी रियल नंबर्स। तो सेकंड एग्जांपल अगर मैं देता हूँ तो ऐसा अभी हम ले सकते हैं √2 x⁻⁻⁷। तो यहाँ पे ये √2 इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, x तो वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम रैशनल इरेशनल नंबर्स ले सकते हैं। ओके, वी कैन टेक द कोएफिशिएंट एंड पावर एज रियल नंबर। ऑल राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टर्म इज an expression of the form ax⁻⁵, where ax b belongs to capital R। ये तीनों रियल नंबर्स है। And here what we call a as, a is coefficient, x is a variable and b is power of variable। ठीक है। और अभी ऐसे वाले सारे टर्म जब हम जोड़ेंगे एक साथ बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देन वी गेट अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो वही मैं बता रहा हूँ। तो अगला हमारा डेफिनेशन है, वी विल गिव द नंबरिंग। तो ये पहला डेफिनेशन है टर्म। दूसरा डेफिनेशन है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली यहाँ पे, हाँ और एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ पे हमने दो चीजें यूज की। एक को बोला हमने वेरिएबल और दूसरा हमने बोला कि कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को आप चाहे तो कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। वेरिएबल बदलते हैं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स वैल्यू। जैसे x यहाँ पे अलग अलग वैल्यू ले सकता है। कांस्टेंट वो अपना वैल्यू कभी नहीं बदलता। ओके, इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, इट नेवर चेंजेस। तो यहाँ पे x चेंज हो सकता है, लेकिन ये a और b के वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी ऐसे बहुत सारे टर्म अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए हमने तो उसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो व्हेन the terms are added and subtracted, then the expression is called as algebraic expression। ओके। अभी algebraic expression जो है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है।
अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप ऐसा लिख सकते हैं √2 x⁻³ प्लस 3 y⁻7 माइनस 8 z⁻9। आप एक से ज्यादा वेरिएबल भी ले सकते हैं, एक ही वेरिएबल लेने का जरूरत नहीं है। ओके, तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। टर्म में आप सारे जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर ले लो और पावर भी रियल नंबर ले लो। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है एक यूनिवर्सल सेट का काम करता है। एक्चुअली उसको मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। तो ये यूनिवर्सल सेट का काम करता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसके अंदर रहते हैं पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में एक खासियत ऐसा है कि हर एक टर्म का जो वेरिएबल का पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर रहना चाहिए। इट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो पॉलिनोमियल इज अ सबसेट ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसेट आपको समझ में आता है ना? दिस यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर पॉलिनोमियल्स। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नेगेटिव पावर भी एक्सेप्टेड है, लेकिन पॉलिनोमियल में नेगेटिव पावर्स आर नॉट एक्सेप्टेड, तो इसीलिए वो छोटा सेट बन गया। तो टर्म्स एंड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना है अच्छे से। ऑफ कोर्स ये इंट्रोडक्शन था, ये आपको कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन समझ में आना चाहिए कि टर्म्स किन तीन चीजों से बने हुए हैं, एंड सेकंड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हम एक्चुअल पॉलिनोमियल का डेफिनेशन और डिटेल अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। संडे का एग्जाम अच्छे से देना।